Good morning everyone, myself Suchitra Sharma. I am here with my classmate Tanuj Jangi. Today we are here to celebrate the world of commerce. Today we are here to celebrate the world of business, commerce, trade and innovation. As we know, commerce is all about experience and exploration of the market. So now today we can see the creative commerce exhibition and creative ideas of our talented student. So let's begin. Now I invite my partner Tanuj Jangid to. So thanks for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. So before we begin, I would like to extend the warm welcome to our guests who have taken time to be with us here today. We have wide variety of exhibition today, which includes various variety of commerce, which includes marketing, finance, and accountancy, business studies, and economics as well. In We invite to you all to explore our exhibitions. In our exhibitions, you can ask any question and doubt, and you can clear your doubts with our students. Let's give a huge round of applause to our talented students for their hard work and dedication. Good morning everyone. A very warm and enthusiastic welcome to all of you. Now we are telling you about the Consumer Protection Act. It's our now I would like to tell you the 6 rights of Consumer Protection Act. Firstly, I would like to say that what is Consumer Protection Act? Consumer Protection Act means जब कंज्यूमर की वांट्स या उसकी प्रेफरेंसेस पे वर्क नहीं किया जाता या फिर उसकी कोई वांट फुलफिल नहीं होती तो वो सेलर के अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकता है, ये उसका राइट होता है। अब हमारे पास कुछ 6 राइट्स है, तो मैं आपको वो 6 राइट बताना चाहूँगी। राइट टू हियर का मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी बातें सेलर को सुननी पड़ेगी। राइट टू सेफ्टी का मतलब ये है कि जब सेलर उसको कोई सामान दे तो वो उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाएगा। राइट टू एजुकेशन का मीन्स ये है कि जब जो सेलर सामान खरीद रहे हैं तो उसकी उससे सारी एजुकेशन होनी चाहिए। राइट टू चॉइस, जब सेलर कोई सामान खरीदे तो जो कंज्यूमर है कोई सामान खरीदे तो सेलर उसको सारी चॉइसेस प्रोवाइड करवाएगा। और जो राइट टू रेजिडियल, जब जो कंज्यूमर है उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो वो उसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकता है, ये उसका राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कंज्यूमर है उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। Now I would like to invite my partner Anjali Soni to tell you about remaining part of the project. Thank you, Suchitra. My name is Anjali Soni and I explain you the remaining project. जैसा कि सुचित्रा ने आपको इन सारे ग्रीन रूल्स के बारे में बताया जो हमारे पास होते हैं एज अ कंज्यूमर, और इस चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये रूल तो पता चल गए पर हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे, जब आपको इनकी हेल्प की जरूरत होगी तो आप उनको कैसे करेंगे। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये हमारे लिए 3 फॉर्म्स बनाई है, जिसमें से पहली फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जिसमें अगर आपका केस 1 करोड़ से कम रुपए तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाके केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी स्टेट फॉर्म, जिसमें अगर आपका केस 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच का है तो आप स्टेट फॉर्म पे जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी नेशनल फॉर्म, जिसमें आपका केस अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप नेशनल फॉर्म पे जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। और तो आपको जान के ये अचंभा होगा कि अगर इनमें से किसी भी फैसलों के आप विरुद्ध होते हैं तो आप स्टेट कोर्ट में भी जाकर के अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लॉर्ड राम को दिखाया है एज एन इनोसेंट कंज्यूमर और रावण को दिखाया एज एन बैड और ग्रीडी बिजनेसमैन। जैसे जो सेलर होते हैं वो एक रावण के जैसे होते हैं जो अपनी बातों में हमें फंसा लेते हैं और हम इनोसेंट होने के कारण उनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और तो और अगर आप नहीं चाहते कि आप फिजिकली कहीं पे जाकर के अपना ये केस फाइल करें तो आप घर पे बैठे भी इन ईमेल एड्रेस पे केस फाइल कर सकते हैं। ये 24/7 आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे इनकी कॉल करके इनका यूज़ कर सकते हैं। और तो और आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे 4 दुकानें बनाई है, ग्रोसरी, फार्मेसी और कॉस्मेटिक्स एंड फुटवेयर्स। ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है, इनके पीछे एक रियल केस स्टडी है जो कि बिजनेसमैन ने असली लोगों के साथ धोखा किया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्रोसरी में काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिलाए जाते हैं और उनसे फ्रॉड किया जाता है। लाल मिर्च में ईंट पीस कर मिलाई जाती है और फ्रॉड किया जाता है।
चावल में छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ मिलाए जाते हैं ताकि उनका वजन ज़्यादा हो सके और फ्रॉड किया जाता है। और जैसे कि फार्मेसी, इसमें आपने एक बहुत जाना माना एक पाउडर आता है जिसका आपने नाम सुना होगा ORS। उसको लोग ज़्यादातर डायरिया में पीते हैं, लेकिन उसके पैकेट के पीछे एकदम साफ साफ लिखा रहता है कि ये डायरिया में नहीं पीना चाहिए। वो एज एन एक कोल्ड ड्रिंक है, पर लोगों ने उसका एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से किया है कि उससे लोग डायरिया में पीते हैं, पर वो लीगल नहीं है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कॉस्मेटिक्स। आपने एक क्रीम का नाम सुना होगा जो पहले आती थी फेयर एंड लवली, जिसके अंदर दावा किया जाता था कि ये लगाने से आप फेयर होते हैं, पर वो गलत था। उस पर एक जज ने केस किया और उस कारण उसका नाम ग्लो एंड लवली किया। उस पर ये केस किया गया कि इसको दावा करा जाता है कि इससे फेयर होते हैं, पर इससे फेयर नहीं होते। थोड़ी देर के लिए ग्लो आता है पर फेयर नहीं होते नेचुरली, तो उसका नाम बदल के कंपनी ने ग्लो एंड लवली कर दिया। उसके बाद में आती है फुटवेयर में एक ब्रांड था बाटा। एक दिन एक आदमी वहां पे शॉपिंग कर रहा था, तो उसके शॉपिंग बिल में 3 रुपए एक्स्ट्रा ऐड किए गए कैरी बैग के। लेकिन उस आदमी ने बोला कि आप कैरी बैग के 3 रुपए एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस कैरी बैग पे उसके ब्रांड का नेम लिखा हुआ था, जिससे उसके ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, ना कि उससे कोई हेल्प मिल रही थी। तो उस सेलर ने बोला ये नहीं है, तो उसने केस फाइल किया और उसके बदले आगे से कंपनसेशन आया और उसको 3 रुपए के बदले 9,000 रुपए वापस मिले। और ये अनलीगल था, इसलिए उसके कैरी बैग के पैसे नहीं लगे। तो अगर आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट बनाने का मोटिव ये था कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसे सेलर्स जो है वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम उनकी बातों में ना आए। और आज थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। A very warm welcome to respected judges and my respected teachers. My name is Manisha Saini. Today I am going to present before you all a model on assets and liabilities. So let's start with the basic meaning of assets and liabilities. Assets जो कंपनी की संपत्ति होती है, and liability जो उसके दायित्व होते हैं जो उसे चुकाने पड़ते हैं। Assets and liability बिजनेस के दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। ये दोनों बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। असेट्स की अब आप मेरे मॉडल में देख सकते हैं, असेट्स के दो टाइप होते हैं, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स जिनको एक कंपनी एक साल के अंत में कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकती है, फॉर एग्जांपल डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। नॉन करंट असेट्स जिनको कंपनी एक साल के अंत में कैश में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकती, वो इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। मेरे मॉडल में देख सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स ऐसी असेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। नॉन टेंजिबल असेट्स ऐसी असेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। अब आप ये तराजू देख सकते हैं जिसमें असेट्स का वजन ज़्यादा है, लाइबिलिटी का वजन कम है, तो ये कंपनी की पॉजिटिव नेटवर्क को शो करता है, जो कंपनी के लिए अच्छी होती है। अगर यही लाइबिलिटी का वजन ज़्यादा होता, असेट्स का वजन कम होता, तो ये कंपनी की नेगेटिव नेटवर्क को शो करता है, जो कंपनी की गुडविल पर इम्पैक्ट करता है। और कस्टमर ये सोचने लगते हैं कि कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, और इन्वेस्टर उसमें फाइनेंस इन्वेस्ट नहीं करते। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम बैलेंस शीट से शो करते हैं, जो हम साल के अंत में बनाते हैं। नॉर्मल ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है, लेकिन हमारे अकाउंट्स के अंदर ईयर एंड 31 मार्च को होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अगर टोटल लाइबिलिटी और टोटल असेट्स इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब हमने साल में जितनी भी रिकॉर्डिंग की है वो सब सही की है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते, इसका मतलब हमने उसमें कोई ना कोई त्रुटि की है। इसको समराइज करने के लिए मैंने हमारी स्कूल की बैलेंस शीट बनाई है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इधर लाइबिलिटी आते हैं, इधर असेट्स आते हैं। एसेट्स के अंदर लाइब्रेरी है, वो 5 लाख की है, कैमरा है 4 लाख के, फर्नीचर और फिक्सचर है 5 करोड़ 40 लाख के, कंप्यूटर सिस्टम 6 लाख के, मशीनरी एंड टूल्स 7 लाख, फैंस 1 लाख, प्रिंटर है वो 20,000 के, दरी और कारपेट्स 30,000 के, स्पोर्ट्स किट 18,000, फायर एक्सटिंग्विशर 10,000 के हैं, म्यूजिक सिस्टम 30,000 के हैं। व्हीकल जो हमारे स्कूल का है वो एक है, वो 5 लाख का है, इन्वर्टर है वो
14,15,000 और इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दोनों का टोटल आ रहा है 6,56,63,000 और इधर भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो भी किए सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए वो सही किए हैं, इन दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। तो हमारी स्कूल की जो बैलेंस शीट है वो अच्छी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे सर। हमारे गांधी बाल विद्या मंदिर विद्यालय के आदरणीय सचिव महोदय श्रीमान नारायण जी और आदरणीय श्रीमती रजनी मैडम और पधारे हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अमित सैनी है। मैं इस विद्यालय कक्षा 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ। यह है अमित प्रजापत, नितिन पटियार और बोवी प्रजापत है। हम सहपाठी हैं। हम चारों ने मिलकर एक मॉडल बनाया जिसमें ग्रामीण एवं शहरी वातावरण दिखाने का प्रयास किया है। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करें। अब आगे के बारे में अमित प्रजापत आपके समक्ष गाँव के बारे में बताएगा। जैसा कि आपको अमित सैनी ने बताया कि हमने ग्रामीण और शहरी वातावरण के ऊपर मॉडल बनाया है, तो हम पहले गांव की ओर चलते हैं। गांव में हमने एक खेत दिखाया है जिसमें किसान फसलों का उत्पादन करते हैं। पास में एक कुआं दिखाया है जिससे खेतों में सिंचाई की जाती है। एक पशुओं को रखने का स्थान बनाया है जिसमें पशुओं को रखा जाता है। किसानों को इनसे दूध व खाद प्राप्त होती है। खाद का इस्तेमाल खेतों में करते हैं जिससे फसल का उत्पादन अच्छे से हो जाता है। और कच्चे मकान दिखाएं जिसमें गांव के लोग निवास करते हैं। शहर की तुलना में गांव में आज भी चीज़ों की कमी है, जैसे चिकित्सा की कमी, शिक्षा की कमी के कारण गांव आज भी शहर से पीछे है और यहाँ के लोग बीमार होने पर उनका उचित इलाज भी नहीं हो सकता। अब आगे के बारे में आपको नितिन पटियार बताएंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक संसाधन होते हैं। जैसे हमने हमारे मॉडल में एक अपार्टमेंट दिखाया जिसमें लोग रहते हैं और उसके पास एक फर्नीचर उत्पादन की फैक्ट्री दिखाई है जिससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। और हमने शिक्षा के लिए एक स्कूल को भी दिखाया है और चिकित्सा के लिए हमने एक हॉस्पिटल दिखाया है जिससे लोगों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। और दूर संचार सेवाओं के लिए हमने एक बीएसएनएल ऑफिस भी दिखाया है। अब आगे के बारे में आपको हमने हमारे मॉडल में ग्रामीण और शहरी वातावरण को दिखाने का प्रयास किया है। साथ में इन दोनों को अंतर दिखाने का भी प्रयास किया है। गांव और शहर एक दूसरे से अलग हैं। शहरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े कल कारखाने एवं परिवहन जैसे साधन उपलब्ध हैं। गांव में आज भी लगभग इनका अभाव है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। A very warmly good morning to all the chief guests, principal ma'am, teachers and my dear friends. Today myself Akshay Sharma from class 11 Commerce English Medium and I am here with my friend Mohit Prajapat to continue today's presentation on our model topic Goods and Service Tax GST. Goods and Service Tax जिसका मतलब होता है कि जो हम घर में इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं जिन पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है जो कि कंज्यूमर्स द्वारा चुकाई जाती है और ये जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं इनके द्वारा ये सरकार को पेड किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज पहले के अगर हम देखें तो दो लेवल की होती थी जो कि है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, सेस हो गया, लेकिन एक्सेट्रा बहुत सारे टैक्सेस होते थे। लेकिन आज के टाइम पे 1 जुलाई 2017 को जब से जीएसटी लागू हुई है इन सभी को हम एक ही नाम से जानते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस है। अब मैं मेरे दोस्त मोहम्मद प्रजापत से चाहूँगा कि वो आगे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। जीएसटी से पहले क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर बहुत प्रोसीड्यूर था। जैसे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और परचेज टैक्स। इससे क्या था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया था और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। और अगर हम इसके एग्जांपल से देखें तो जैसे बिफोर जीएसटी हम अगर देखते हैं तो रॉ मटेरियल जो 50 रुपीज़ होता था, अगर जो प्रोड्यूसर होता है अगर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन 50 रखे और अगर अपने 10% भी प्रॉफिट मार्जिन रखे तो टोटल कॉस्ट जो टैक्स के साथ है वो 110 हो जाती है। अगर हम 110 के साथ आगे कंटिन्यू करें तो जो होलसेलर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं 10% और 120 हो जाता है जिसमें हमारे 10% जीएसटी लगती है, टैक्स लगता है, जिससे इसकी कॉस्ट टोटल 132 हो जाती है।
अगर ये आगे जाती है और रिटेलर्स के साथ अगर जाती है तब इसकी जो टोटल कॉस्ट है, जो 10% का प्रॉफिट एंड जो इसमें 10% का प्रॉफिट होता है, उसमें 10% का जो हमारा टैक्स लगता है, जिससे इसके 10% का हो गया 14.2, जिसके अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो 156.2 चला जाता है। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 के अंदर टैक्स लागू किया। सारे जो अदर टैक्सेस थे उनको कंबाइन करके एक टैक्स किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस स्ट्रक्चर के हम माध्यम से हम देख सकते हैं कि पहले मिल्क और एग के अंदर 0% टैक्स लगता है, शुगर और टी के अंदर 5% टैक्स लगता है, और बटर और घी के अंदर 12% टैक्स लगता है, हेयर और ऑयल के अंदर 18% टैक्स लगता है, और ऑनलाइन गेमिंग के अंदर 28% टैक्स लगता है। थैंक यू। हमारे विद्यालय गांधी बाल विद्या मंदिर के सचिव श्री नारायण जी सर और प्रधानाचार्य रजनी मैडम, मैं आपका और पधारे हुए अतिथिगण हम आपका अत्यधिक स्वागत करना चाहते हैं। मेरा नाम गौरव सैनी है और हमारे ग्रुप का नाम अनिश एंड ग्रुप है। मैं उन ग्रुप के सदस्य से आपको मिलाना चाहता हूँ। मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अयान, अनिशा सैनी, मेरा नाम गौरव सैनी। हम सभी 11वीं हिंदी मीडियम और 11वीं कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। हम सभी ने मिलकर कृषि और तकनीकी पर आधारित एक मॉडल बनाया, जिसमें हमसे कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करना। यह हमारा पहला प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या गाँव में निवास करती है और गाँव में उनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना है और कृषि से ही उनको अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त होती है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी वहीं से आता है और पशुपालन भी कृषि पर निर्भर रहते हैं। और खेती को भारत में मानसून का जुआ भी कहा जाता है, और क्योंकि बारिश नहीं होने पर हमें अकाल का सामना करना पड़ सकता है और बारिश आने पर हमें अच्छी उत्पादन हो सकती है। आगे की जानकारी आपको अनिशा सैनी देना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अनिशा सैनी है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे बताना चाहूँगी। हम बरसात का पानी इकट्ठा करके उसको हम खेती में काम में ले सकते हैं। इसके लिए हमने हमारे मॉडल में एक घर बनाया है, जिसकी छत को इस प्रकार बनाया गया है कि उसका पानी जो है उस पाइप के हिसाब से इस टंकी में इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद हम उसको हमारी खेती में काम में ले सकते हैं। खेती करने के लिए हमें फसल और बीजों को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें बीज भंडार को भी इसमें दिखाया है। इसके बाद हमें आजकल कृषि के अंदर बहुत सी तकनीकी का विकास हुआ है, जिसके लिए अनेक प्रकार की मशीनें आई है, जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्रैक्टर। इनके द्वारा आजकल कृषि की जाती है, जिससे कि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इसलिए किसानों को ये मशीनें वगैरह खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने एक बैंक को दिखाया है। इससे वो कर्ज ले सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। किसानों को फसल का उत्पादन करने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कृषि विभाग को भी दिखाया है। कुछ फसलें ऐसी होती है जो हम एक सीज़न में उगाते हैं और वो पूरे वर्ष भर काम में आती है। इसके लिए वो ख़राब ना हो, जिसके लिए हमने कोल्ड स्टोरेज को दिखाया है, जिसके द्वारा हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और तब भी हमें ज़रूरत हो उनको बाज़ार में बेच सकते हैं और इससे हम पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ड्रोन लगाया है, जिसके द्वारा आजकल खेतों की निगरानी रखी जाती है और कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि किसानों को कोई समस्या नहीं होती है। कीटनाशक का छिड़काव भी जल्दी हो जाता है। उसके लिए आदमी दिखाया है, इसलिए ये इसको टैबलेट के द्वारा ऑपरेट करता है। और ये सब हमारा मॉडल था। हमने इसको छोटा सा एक मॉडल बनाया है। इसके द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाकर हमने कुछ उत्पादन किया है, खुद से उगाकर इनको उगाया है। अब हाँ, तो RBI बैंक और सेकंड वन इज़ ATM एंड थर्ड वन इज़ मिस्टर नरेंद्र मोदी। जैसा कि आपको पता है 16 नवंबर 2016 को 500 एंड 1000 के नोट्स को लीगली टेंडर से हटा दिया गया था। हमारी भाषा में कहे तो नोटबंदी कर दी गई थी। इसके आगे मेरा पार्टनर आपको तो नहीं सकता है।
एज माई पार्टनर सेड कि 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जैसे इसने बताया कि डिमोनेटाइजेशन किया गया था, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। देखो, डिमोनेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एक करेंसी जो सर्कुलेशन में चल रही होती है उसे एक लीगल टेंडर की डेफिनेशन से हटा दिया जाता है। फिर उस करेंसी की कोई आप खुद में कोई वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू आपके जीरो पे अटक जाती है। कहने का मतलब ये होगा कि उस करेंसी को आप मार्केट में लेके जाते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाला है। ये चीज़ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये जो बैंक है जो कि पूरी इंडिया के लेवल पे पूरे देश के नीचे जितनी भी बैंक आती है उनको कंट्रोल करती है, बोल सकते हैं रेगुलेट करती है। इसके अंदर वो पब्लिक बैंक भी आते हैं और प्राइवेट बैंक भी आती है। अब इसका मेन काम क्या होता है कि जितनी भी जो करेंसी हो जो सर्कुलेशन में चल रही है उसको मेंटेन करना होता है या फिर उसकी सप्लाई को मेंटेन करके रखना होता है। कहीं इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ रही है या फिर कोई ब्लैक मनी स्टोरेज तो नहीं हो रही है, या फिर करेंसी स्टोरेज तो नहीं हो रही है, या फिर करप्शन जैसे, टेररिज्म जैसे या फिर क्राइम जैसी भी काफ़ी ज़्यादा घटनाएं में देखने को मिलती है नोटों की। बाकी जो सारी चीज़ें मैं आपको प्रेजेंटेशन के अंदर बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक चीज़ें आप देख सकते हो। ये 500 एंड 1000 रुपीज़ की नोट जिनको डिमोनेटाइज किया गया था आपके सामने है, और बाकी हम प्रेजेंटेशन के अंदर जानेंगे। थैंक यू। ओके, नाउ जो एक आपने मॉडल ऑलरेडी देखा है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, आपको पता होगा क्योंकि हमें भी शौक लगा था जब मोदी जी ने रात में 8 बजे अनाउंस किया था कि 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे, तो हम भागे भागे फिर रहे थे कि क्या करना चाहिए। उस टाइम पे ये पॉलिसी थी तो बहुत अच्छी, लेकिन क्या केओस क्रिएट हुआ, क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, और उसका यूटिलाइजेशन हमने क्या पूरी तरीके से किया या नहीं किया, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज तनुज। सो गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। Thanks for giving me this opportunity, Pooja ma'am. Today I am here, Tanuj Jangir, myself Tanuj Jangir. Thanks for being here, and today I am here in front of you to introduce about the topic of demonetization. In today's presentation, I will tell you the meaning of demonetization as well as advantages or disadvantages of demonetization. मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस होती क्या है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पर डिमोनेटाइजेशन की पूरी मीनिंग लिखी है। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी जो मार्केट के अंदर जो सर्कुलेशन के अंदर चलती रहती है उसको लीगल टेंडर से हटा दिया जाता है, या फिर बोल सकते हो उसकी वैल्यू पूरी जीरो कर दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया कि जैसे जो अब मार्केट में अब आप उस नोट को लेके जाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अब जो ये करेंसी है पूरी इनवैलिड हो जाती है, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तारीख सबको याद होगी 8 नवंबर 2016, जिस दिन 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और उसके साथ ही उन्होंने 500 और 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया था। अब बात आती है कि जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था इसका एम क्या था या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था, ये फिर ये ऐसे ही कर दिया गया, इसके पीछे का कुछ कारण भी होंगे। तो पहला एम जो बताया जाता है वो है कर्बिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग। क्या होता है कि जो 500 और 1000 के जो नोट होते हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस के अंदर ज़्यादा स्टोर करके रखा जा सकता है, और इन करेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट क्राइम देखने को मिलता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मेरा मतलब ये है कि कोई भी क्राइम को करने के लिए जो फंडिंग करी जाती है, या फिर कोई वेपन्स खरीदने के लिए जो फंडिंग करी जाती है, या किसी भी क्रिमिनल को ऐड करने के लिए जो फंड यूज़ किया जाता है, वो 500 और 1000 के नोट को में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था।
दूसरा जो रीज़न बताया जाता है वो टैक्स को बढ़ाने के लिए। अब टैक्स ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट की अर्निंग का 17% कवर करती है, जिसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। अब टैक्स से क्या होता है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके अंदर 500,000 रुपये की करेंसी इनवैलिड हो गई थी, तो उसको वापस सर्कुलेशन में लाने के लिए लोगों को अपना जो कैश था वो बैंकों में डिपॉजिट करना पड़ा, जिससे बैंकों में जो कैश डिपॉजिट हुआ तो बैंकों के द्वारा जो लोगों की रियल इनकम थी उसको डिटेक्ट कर लिया गया, जिससे जो गवर्नमेंट है उसने अपने टैक्स को इंक्रीज कर लिया। अब बात आती है कि इसके पीछे के कारण क्या था या फिर क्या चीज़ें होने लगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो सबसे पहली चीज़ें प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी, करेंसी स्टोरेज ज़्यादा होने लगी। करेंसी स्टोरेज में आप बोल सकते हो जैसे टेररिस्ट फंडिंग होने लगी या फिर ब्लैक मनी जो स्टोर करना है होता है वो ज़्यादा होने लगी। दूसरी जो चीज़ है वो हाइपर इन्फ्लेशन। अब जैसे आप सबको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है कि कोई भी प्रकार का जो गुड होता है उसमें थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज होती है तो वो महंगाई में काउंट होने लगती है। बट हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि जो कोई भी गुड है वो ऑलमोस्ट अपनी अमाउंट से डबल हो जाता है, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहने लगते हैं। तीसरी जो कारण था वो था बढ़ता हुआ आतंकवाद या फिर इंग्लिश में बोल लेते हो टेररिज्म। तो इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम इस चीज़ को बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम है उनको हम सोल्व कर पाए। नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस। अब बात आती है कि डिमोनेटाइजेशन हम करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी कंट्री को क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला में जो फ़ायदा होता है वो होता है जिससे हम ब्लैक मनी को सामने लाया जा सकता है। अब डिमोनेटाइजेशन जैसे होता है तो सारी की सारी करेंसी को बैंकों में डिपॉजिट किया जाता है, तो जिससे बैंक ये पता लगा सकती है कि जितनी परसेंटेज करेंसी आ चुकी है और जो बची हुई करेंसी है वो काला धन है या फिर ब्लैक मनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन करा जाता है तो 500,000 रुपीज़ की करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया था तो सारी की सारी करेंसी तो इनवैलिड हो चुकी थी, तो लोगों को सेकंड मोड यूज़ करने के डिजिटल ट्रांजेक्शन को यूज़ करना पड़ा, जिससे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो सर्कुलेटिंग करेंसी होती है उसको मार्केट में वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। अब बात आता है कि गवर्नमेंट को ये डिमोनेटाइज पॉलिसी करके टैक्स में कैसे इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। तो देखो होता क्या है, जो पैसा होता है वापस सर्कुलेशन में आता है, बैंकों के अंदर आता है, तो बैंक में जो टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं या फिर उनकी जो टैक्स चेक करने वाले होते हैं उनकी रियल इनकम डिटेक्ट कर टैक्स को इंक्रीज करते हैं। अब जो गवर्नमेंट का जो जैसे मैंने आपको बताया जो 17% जो रेवेन्यू होता है इनकम टैक्स से ही होता है, तो वो लोगों से वसूल करके ही फिर आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज करेगी, जिससे गवर्नमेंट की ओवरऑल इनकम होगी वो जनरेट हो जाएगी और जिससे आगे जाके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा और ओवरऑल जीडीपी को ग्रोथ में पहुँच देगा। अब यहाँ तक तो था कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है या फिर डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी क्या है, उसके पीछे के कारण क्या थे या फिर एक कंट्री को क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं हमें डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी के अंदर। अब किसी चीज़ भी हम देखते हैं तो उस चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। तो जैसे मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, अब बात करते हैं कि हमारी करेंसी को लिमिटेशन में क्या देखने को मिला, नुकसान क्या हो हमारी कंट्री को। तो पहला में नुकसान देखने को मिलता है वो है इंक्रीजिंग ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब है कि जब डिमोनेटाइजेशन होता है या फिर कोई भी करेंसी को हम इनवैलिड कर देते हैं तो वो करेंसी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो नई करेंसी को प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंटिंग की कॉस्ट लानी पड़ेगी, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी उस करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और साथ ही जो करेंसी एक्सचेंज में हमें बैंकों का ऑपरेशन लगता है उसकी भी हमें कॉस्ट लगती है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा इसको जब टोटल किया जाता है वो लाखों करोड़ों के अंदर अमाउंट निकल के आती है कंट्री लेवल पे। दूसरा जो हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है या फिर नुकसान देखने को मिलता है वो जीडीपी के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। होता क्या है कि जब डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी लाती है तो सारे की सारी जो करेंसी होती है वो इनवैलिड होती है, लोगों के हाथों में कैश होता है वो कम हो जाता है, तो उसके कारण लोगों की डिमांड कम हो जाती है। अब जैसे लोगों की डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ओवरऑल जीडीपी के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो हमें नुकसान देखने को मिलता है वो हार्ड ऑन सिटीजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक सिचुएशन थी। आप सबको पता है जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों को अपना काम धंधा छोड़कर सारा
अपने पीछे क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें छोड़कर अपने पैसे जितने हमारे पास थे उनको एक्सचेंज कराने के लिए सब लोग अपने घरों से निकल जाते हैं और बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें निकाल लेते हैं और कुछ लोगों को उसकी लाइनों के अंदर डेथ भी देखने को मिलती है। तो ये पहली चीज़ होती है। साथ में जो चौथा हमें नुकसान देखने को मिलता है वो ओवरऑल इकोनॉमिक डाउनफॉल। इकोनॉमिक डाउनफॉल से मतलब है जब इकोनॉमी में कम होता है तो उसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है, पूरी पूरी कंजप्शन रुक जाती है और सारी इन्वेस्टमेंट रद्द हो जाती है। सारा का सारा जो कंट्री की इकोनॉमी चलती है वो डिसरप्ट हो जाती है। अब जैसा कि आपको पता है कि 500 और 1000 की ये ओल्ड करेंसी मैंने डेमोन्स्ट्रेट की है जो कि बैन की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके पीछे के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने डिस्कस करे आपके साथ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट ने 500 रुपीज़ की जगह 500 रुपीज़ का जो करेंसी थी इंट्रोड्यूस कर दी थी, बट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि 1000 रुपीज़ के अगेंस्ट में उन्होंने 2000 रुपीज़ की करेंसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया था। इसका पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि हुआ क्या था कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि पूरी की पूरी जो करेंसी थी वो इनवैलिड हो गई थी, पूरी की पूरी करेंसी की सप्लाई थी वो कम हो चुकी थी, तो लोगों के पास कैश नहीं था। तो उस सप्लाई को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ये हाई डिनोमिनेशन नोट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2000 रुपीज़ की करेंसी देखी तो इसको इंट्रोड्यूस किया। कंट्री के अंदर जो सप्लाई थी वो पूरी की पूरी सप्लाई मीट होने लगी। फिर मीट जैसे जैसे धीरे धीरे सर्कुलेशन के अंदर 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ के नोट्स सर्कुलेशन में आने लगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे इसकी सप्लाई कम कर दी। कहने का मतलब ये है कि जो इस 2000 रुपीज़ की जो करेंसी है उसको प्रिंट करना कम कर दिया। हम ऐसे नहीं कह सकते इसको डिमोनेटाइज कर दिया। कहने का मतलब ये निकलता है कि जिसके पास 2000 रुपये का नोट है वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, उसके एक्सचेंज में उसको 2000 रुपये मिल जाएंगे। पूरी तरह से डिमोनेटाइज नहीं किया गया। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया गया था। अब ये तो डेट सबको याद है 8 नवंबर 2016, बट डिमोनेटाइजेशन का इतनी ही डेट नहीं है, इसके पीछे काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, काफ़ी बड़ा। इससे पहले भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 1946 के अंदर जब हमारे भारत देश के अंदर ब्रिटिशों का रूल चल रहा था, तो उस समय उन ब्रिटिशरों ने हमारी कंट्री के अंदर 500,000 और 10,000 रुपीज़ की करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया था। उसके पीछे का कारण था ब्लैक मनी को कम करना या फिर ब्लैक मनी को कम करना। दूसरा जो मेंटेनेंस देखने को मिलता है वो मिलता है 1998 के अंदर, या फिर जब हमारी देश के अंदर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट चल रही थी। इन्होंने भी सेम हमको देखने को मिलता है कि 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ की करेंसी को डिमोनेटाइज किया था। जिसके पीछे का रीज़न था ब्लैक मनी को कम करना और साथ ही साथ इलीगल एक्टिविटी को कम करना। अब ये तो बात हुई कि 1946 में क्या हुआ था और 1978 के अंदर आपको पता चलता है कि डिमोनेटाइजेशन इससे पहले भी हुआ है। 8 नवंबर 2016 ऐसी डेट नहीं है जिसको पहली बार डिमोनेटाइजेशन बताया जा सकता है। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया कि डिमोनेटाइजेशन पहले हुआ, पर हम अगर हिस्ट्री के अंदर जाएं या फिर 400, 600, 700 साल पहले जाएं तब भी हमें कॉइन्स के अंदर डिमोनेटाइजेशन देखने को मिलता है। अब बात है मोहम्मद बिन तुगलक की। ये किंग थे तुगलक डायनेस्टी के इन 14th सेंचुरी, जिन्होंने भी एक बार डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, बट ये नोटों के ना होकर सिर्फ कॉइन्स की ही थी। अब उस समय का टाइम था कि जब जो कॉइन्स थे वो गोल्ड और सिल्वर से बनाए जाते थे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्हें एक शॉर्टेज फील हुई कि अगर हम गोल्ड या सिल्वर से जो कॉइन्स बनाएंगे तो इस तरह से हमारे भारत के अंदर जितना भी गोल्ड और सिल्वर है वो सारा का सारा कॉइनों के अंदर ये फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे पास रिजर्व में ऐसे कुछ भी नहीं बचेगा। तो गोल्ड और सिल्वर को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में कॉपर और ब्रास को रिप्लेस कर दिया। अब जो कॉइन्स थे वो सिल्वर और गोल्ड से ना बनकर ब्रास और कॉपर से बनने लगे, जिससे क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम हमें इशू सामने इसको देखने को मिलता है कि जो ब्रास और कॉपर था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे नॉर्मल मेटल होता है जो नॉर्मली मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज अमाउंट के अंदर मिल जाता है। तो जो नॉर्मल घरों में था इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट होने लगी, हर कोई इसे प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अब सारे सर्कुलेटर में ये पूरे भर भर कर करेंसी की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बढ़ गई थी। तो लोगों का जो विश्वास था कि जो करेंसी बन रही है ये हमारे लिए, अब लोग बोल रहे हैं कि ये तो घरों में छपने लग गई, तो कोई भी छाप लेगा, तो हम इस पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। तो इस चीज़ पर जो ट्रस्ट था उसको बंद कर दिया। फिर लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक को ये कहा कि ये जो आपने किया है वो करेंसी को एक्सचेंज किया, डिमोनेटाइज किया है, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है,
ये पूरी तरह से उनको क्रिटिसाइज करने लगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मोहम्मद बिन को तुगलक को वापस से उन लोगों को कंपनसेट करना पड़ा अगेंस्ट सिल्वर और गोल्ड की करेंसी से। ये तो था कि मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बोले तो 1400 जो ईस्वी थी उसके अंदर हमें कैसे डिमोनेटाइजेशन देखने को मिलता है जो कि कॉइन्स की फॉर्म में होता है। बट अब बात आती है कि जो 8 नवंबर 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था या फिर इसके पीछे के क्या कारण थे, इससे क्या हमें आउटकम्स मिले। तो मोहम्मद बिन के जो डिमोनेटाइजेशन था वो पूरी की पूरी तरह से एक फेलियर था, उससे कोई भी हमें बेनिफिट नहीं देखने को मिला, सारा का सारा इकोनॉमी के अंदर नुकसान ही हुआ था। साथ ही साथ में जो किंग की रेपुटेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। अब जो सेकंड केस है वो आपको जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया था। तो उसके पीछे के कारण बेसिक थे, जैसे टेररिज्म को कम करना या काउंटर फिटिंग करेंसी को कम करना और साथ ही साथ में ब्लैक मार्केटिंग को कम करना। जैसे कि आपको पता ही है कि 500 और 1000 का डिमोनेटाइजेशन को एब्रप्टली विड्रॉ किया था सर्कुलेशन से और उसके अगेंस्ट में 500 to 1000 रुपीज़ की करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। और उससे अब जो रिजल्ट थे हमारे जो डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 के होते उसके रिजल्ट ऐसे निकले कि बैंकों के आगे काफ़ी ज़्यादा लाइनें लग गई थी, हज़ारों लोगों की मौत हुई, साथ ही साथ 15 से 50 लाख लोगों की जॉब और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, काफ़ी करोड़ रुपए का नुकसान हमें देखने को मिला और पूरी की पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।